हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th इंग्लिश के सिलेबस की कि आखिर क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस क्या है, आखिर हम कैसे स्टार्ट करें, कहां से पढ़ना स्टार्ट करें, कौन सी बुक से पढ़ें, पूरे साल आखिर हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएं। ऑनलाइन पढ़ना बेहतर रहेगा या फिर ऑफलाइन पढ़ना बेहतर रहेगा, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इंग्लिश का हमारे सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अगर प्यारे बच्चों हम बात करें तो इंग्लिश का पेपर आपके एग्जाम में 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का होता है भैया? तो इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है। 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं से भैया प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जो सेक्शन ए होता है वो होता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज दिया रहता है और ये आपकी परीक्षा में 15 मार्क्स का आता है, यानी कि 15 नंबर का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी होता है हमारा राइटिंग सेक्शन, जो कि 20 मार्क्स का आता है और इसी राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत आपको आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग जो है वो पूछा जाता है। फिर आता है हमारा सेक्शन सी, जो कि ग्रामर सेक्शन है, जिनसे यूपी बोर्ड के बच्चों को खास तौर से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये भैया आपके एग्जाम में आता है 25 मार्क्स का और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भैया बिना ग्रामर के तो कुछ भी नहीं है, तो ग्रामर वैसे ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हमारा सेक्शन डी, जो कि है लिटरेचर सेक्शन। यहां पर 40 मार्क्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हां, ये टोटल 40 मार्क्स का होता है और अगर इन सबको हम मिला दें तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं, जो कि बहुत ही, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो सेक्शन ए है हमारा, है ना, वो भैया 15 मार्क्स का है। कितने? 15 मार्क्स का है, जो कि हमारा रीडिंग सेक्शन है। इसमें क्या आता है? 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज, यानी कि एक बहुत ही लंबा अनसीन पैसेज आता है, फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहां पर 4 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 3-3 नंबर के होते हैं और इनसे हो जाता है 12 मार्क्स का, यानी कि 12 नंबर का भैया पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस, और 3 जो हैं वो वोकैब से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं और इस प्रकार से ये 3 नंबर का हो जाता है। दोनों मिलाकर के 15 नंबर का, 15 नंबर का ये भैया आपका हो जाता है रीडिंग सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर रीडिंग सेक्शन में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी पैसेज है उस पैसेज को आप देखें, समझें, उनके प्रश्नों को देखें और अनसीन पैसेज में ही उनके आंसर छिपे हुए होते हैं, आपको उन्हें ढूंढ करके लिखना होता है। ठीक है, तो इनकी भी तैयारी आखिर हम कैसे करें वो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। फिर आता है हमारा सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में सारा का सारा जो खेल होता है वो फॉर्मेट पर बेस्ड होता है। अगर आपको फॉर्मेट पता है, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग की हो, जी हां, आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता है, ये पूछा जाता है 10 नंबर का, जिसके अंतर्गत आपसे डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, ऑटो बायोग्राफिकल आर्टिकल, है ना, इनको लिखना होता है 100 से 150 शब्दों में। लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको ये आर्टिकल राइटिंग जो है वो लिखने के लिए एग्जाम में आता है। सॉरी, ये 10 नंबर का हो जाता है। तो फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि आखिर आर्टिकल को हम कैसे लिखें, सही फॉर्मेट क्या है, आर्टिकल और एस्से में अंतर क्या है, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है लेटर टू द एडिटर या कंप्लेन लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायर्ड एटसेट्रा। तो ये सारे इन टॉपिक से भी भैया लेटर राइटिंग आती है, ये 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, दोनों मिलाकर के 20 मार्क्स का हो जाता है। और अगर आपको सही फॉर्मेट पता है, चाहे वो
लेटर राइटिंग का हो, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग का हो, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जी हां, ये जो 20 नंबर हैं ये आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल सकते हैं अगर सही फॉर्मेट में आपने इसको लिखा है तो, अगर आपको सही फॉर्मेट पता है तो। हर बार बोर्ड एग्जाम के जो टॉपर्स होते हैं उनकी यही खासियत होती है कि वह अपने फॉर्मेट को हमेशा याद रखते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज द की। तो भैया प्रैक्टिस क्या है? वही की है, वही उपाय है, वही सॉल्यूशन है। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो ये ग्रामर सेक्शन है जो कि 25 मार्क्स का आता है और इसमें 10 क्वेश्चंस यानी कि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें एमसीक्यू भी होते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। बेस्ड ऑन नरेशन, तो नरेशन से प्रश्न बनते हैं, यानी कि नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। सिंथेसिस, अब सिंथेसिस में हम सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और भी कई सारी चीजें हैं, तो भैया ये भी पूछा जाता है। फिर आता है आपका सिंटैक्स, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आपके आते हैं वोकैबुलरी आइटम्स लाइक इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स, तो इनसे भी प्रश्न आते हैं। अब आप देखेंगे कि इनमें एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। और भैया ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन आता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो ये तो भैया आपका हो गया ट्रांसलेशन। बात करें अगर ये बाकी ग्रामर पोर्शन की, तो यहां पर 10 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के एक प्रश्न रहेंगे और टोटल ये आपका 20 नंबर का हो जाएगा। ऐसे कहने के लिए तो नरेशन 2 नंबर का टॉपिक है, सिंथेसिस 2 नंबर का टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस 2 नंबर का टॉपिक है, सिंटैक्स 2 नंबर का टॉपिक है, वोकैबुलरी है ना, जिसमें इडियम फ्रेजेस ये भी 2 नंबर का है, सिनोनिम्स 2 नंबर का है, एंटोनिम 2 नंबर का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर के हैं, होमोफोन 2 नंबर के हैं, सब 2-2 नंबर के ही आते हैं। लेकिन हमें इनकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी और हमें ध्यान रखना होगा, हमें ध्यान रखना होगा किस चीज का? तो हमें भैया ध्यान रखना होगा सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जी हां, ग्रामर में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, खासकर अगर आप बात करें इंग्लिश की, तो आपको पीवाईक्यूज जो हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ग्रामर के, उनको आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए, उनको आपको जरूर देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ग्रामर में एक पैटर्न होता है। अगर आप देखें तो यूपी बोर्ड लगभग उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चंस बनाता है। तो अगर हम इन टॉपिक्स को पहले अच्छे से पढ़ लें और फिर इनकी प्रैक्टिस कर लें, पीवाईक्यूज कर लें, तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। तो ये एक बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा। फिर हम बात करें ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो इसमें आपको ट्रांसलेशन के कुछ बेसिक रूल्स, जिसमें पूरी ग्रामर ही आ जाएगी, तो पूरा ग्रामर का निचोड़ है ट्रांसलेशन। तो ये भी 5 नंबर का आता है, तो ये भी आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, इनको भी आपको क्लास 12th में पढ़ना होगा। फिर हम बात करें सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर सेक्शन है, ये 40 मार्क्स का है और बच्चे इसमें काफी ज्यादा लापरवाही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल राइटिंग की तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है लिटरेचर सेक्शन की, जो कि 40 मार्क्स का होता है, तो वो इनकी प्रैक्टिस नहीं करते, या कई बारी उनको लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स ही तो हैं, हम इनको एग्जाम के टाइम पर याद कर लेंगे, और यही हो जाती है उनसे सबसे बड़ी गलती। जी हां, क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। अब एग्जाम का प्रेशर होता है और उसके बाद आपको कई बार ग्रामर के ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप उनको जब सॉल्व करेंगे तो वो आपसे बन नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कि आपको नहीं पता है, आपको सब कुछ पता है, पर वो एग्जाम का प्रेशर होता है। उसके चक्कर में जो लिटरेचर पोर्शन है वो बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही कर देते हैं। तो ये लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो लिटरेचर में अगर हम बात करें पहले फ्लेमिंगो बुक की, जिसके अंतर्गत प्रोज और पोएट्री दोनों चीजें हैं, तो प्रोज से
2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 2 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि भैया 4-4 नंबर के होते हैं, यानी 8 नंबर का हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है जो कि होता है 7 नंबर का। तो ये दोनों मिला के 15 नंबर के हो गए। और ये 15 नंबर पाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपने अच्छे से पढ़े हों, कम से कम आपको उनकी कहानी तो जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप बहुत ही आसानी के साथ इनके क्वेश्चन आंसर्स को याद कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी हां, रटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं अपने बच्चों से कभी भी नहीं कहता कि आप क्वेश्चन आंसर्स को रटें, बल्कि आप उनको समझें। और आप उनको तभी समझ पाएंगे जब आपको उस चैप्टर की कहानी पता होगी, थीम पता होगी कि आखिर उस चैप्टर में क्या कहा गया है, किस टॉपिक पर बात किया गया है। फिर बात आती है पोएट्री की। यहां पर भैया 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। यहां पर आपसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा। यहां पर टोटल 6 नंबर का हो जाएगा जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, और 4 नंबर का आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। यानी पोएट्री से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो भैया 6 नंबर हो गया एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, बिल्कुल नहीं है। अगर आपके सिलेबस में 5 पोएम है, अगर उन 5 पोएम को अच्छे से आपने समझा है, उनका एक्सप्लेनेशन आपको पता है, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जी हां, तो सिर्फ आपको क्या कर लेना है, आपको उस चैप्टर का जो भी पोएम है, उस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। जी हां, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, बल्कि अगर आपने पोएम को अच्छे से समझा है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको पता है, तो आप खुद ही से आंसर कर सकते हैं। और ये जो 6 नंबर हैं, ये तो तुरंत आपको मिल जाएंगे भाई साहब, तुरंत, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर एक चीज और है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। जो भी पोएम है उनका सेंट्रल आइडिया एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी 4 नंबर का होता है। इस प्रकार से जो पोएट्री सेक्शन है वहां से 10 नंबर बनते हैं, और ये 10 नंबर बहुत ही इजीली आपको मिल सकता है। जी हां, लोगों को मिलता है जो उस पोएम को अच्छे से पढ़े होते हैं। तो पोएम को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि फिगर ऑफ स्पीच से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये अलग से नहीं है, बल्कि ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर का आता है, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, तो कई बारी 2 नंबर में फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ ली जाती है। और आपके सिलेबस में जो फिगर ऑफ स्पीच है उनमें है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोला और ओनोमेटोपिया। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन सिलेबस में है। अगर पूछ लिया गया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये भैया आपके सिलेबस का ही हिस्सा है, सिलेबस के बाहर का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से पोएट्री सेक्शन में आपसे 10 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे विस्टास, जो कि आपकी दूसरी बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर। बहुत ही मजेदार बुक है, और इनसे भी भैया 15 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। कितने नंबर के? 15 मार्क्स के बनते हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4-4 नंबर के होते हैं, और इनसे आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। और ठीक जैसे प्रोज में पूछा जाता था वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये भी 7 नंबर का है, तो दोनों मिला करके आपके 15 नंबर बन जाते हैं। इस प्रकार से ये आपका भैया एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम डिटेल की बात करें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो भैया यूपी बोर्ड की वेबसाइट से ये सिलेबस लिया गया है। तो जो भी यहां आपको बताया जा रहा है वो 100% क्या है? सही है। ठीक है, इसके बाहर का कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जो पहला चैप्टर है प्रोज की बात करें, लास्ट लेसन है, इसको अल्फोंसे डॉडेट जी ने लिखा है। जो दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसको अनीश जंग जी ने लिखा है। फिर है डीप वाटर, और इसको लिखा है विलियम डगलस जी ने। फिर है द रेड ट्रैप, इसको सेल्मा लेगरलॉफ जी ने लिखा है। फिर इंडिगो है, लुइस फिशर जी ने लिखा है। पोएट एंड पेनकेक्स है, अशोक मित्रा जी ने लिखा है। द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, जिसको क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जी ने लिखा है। और फिर है 8वां चैप्टर गोइंग प्लेसेस, इसको AR बॉटन जी ने लिखा है। ये आपके
प्रोज के चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करें कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो ये जो पहला चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा चैप्टर है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो चौथा चैप्टर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये जो बाकी के 4 चैप्टर्स हैं इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे तो ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। बाकी चैप्टर्स के अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो यही हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा करके देखते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 चैप्टर से मिल जाएगा। लेकिन आपके पास अभी आप 12th की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं या शुरू करने का सोच रहे होंगे, तो अभी हमको ये नहीं सोचना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएं। तो उसके लिए आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है, हर एक चैप्टर को पढ़ना है, कोई भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हैं। फिर हम बात करें पोएट्री की, तो पहली पोएम है माई मदर एट 66 जिसको कमला दास जी ने लिखा है। दूसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसको पैब्लो नेरूदा जी ने लिखा है। तीसरी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जिसको जॉन कीट्स जी ने लिखा है। फिर है रोड साइड स्टैंड, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। फिर है ऑन जेनिफर टाइगर्स, इसको एडविन रिच जी ने लिखा है। अगर हम बात करें सेंट्रल आइडिया की, तो सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, जो कि लगभग आपको 60 वर्ड्स में लिखना होता है। अगर आप इन 5 पोएम में से कोई भी 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं तो एग्जाम में से उन्हीं में से एक आएगा, यानी कि पांचों जो पोएम है उनके सेंट्रल आइडिया आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी, है ना, एनी 3, कोई भी 3 अगर आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं, ठीक है, सेंट्रल आइडिया, तो भैया आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में उन्हीं में से आएगा। लेकिन अगर बात करें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो इनमें से, ये जो 5 पोएम है इनमें से किसी भी पोएम से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप सारी पोएम को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझेंगे नहीं तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे विस्टार्स, जो कि हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है, दूसरी बुक है। पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसको जैक फिने जी ने लिखा है। दूसरा है द टाइगर किंग, इसको कल्की जी ने लिखा है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको तिशानी दोषी जी ने लिखा है। फिर है द एनिमी, पॉल एस बक जी ने लिखा है। ऑन द फेस ऑफ इट, सुजैन हिल जी ने लिखा है। और है फिर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसको जिटकाला सा और बामा जी ने लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो इनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल जाएगा पहला, है ना, द थर्ड लेवल, और दूसरा द टाइगर किंग। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो द एनिमी, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अभी आपके पास पूरा मौका है 100 में 100 स्कोर करने का, तो आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने होंगे अगर आप 100 में 100 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो। ठीक है, तो अभी आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर का सिलेबस हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें बुक्स की, अगर हम बात करें बुक्स की कि सर आखिर हम कहां से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, तो बेटा मार्केट में कई सारी बुक्स हैं, आपको अपनी सुविधा के अनुसार बुक से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके लिटरेचर पोर्शन की, तो वहां पर 2 बुक चलती हैं। एनसीईआरटी आपके सिलेबस में है तो आप एनसीईआरटी बुक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहां कहूंगा ले सकते हैं। क्योंकि आपको अगर चैप्टर्स को अच्छे से समझना है तो आप मार्केट में जाकर के कोई ऐसी बुक देखिए जहां पर चैप्टर भी दिया हो और उनका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी दिया हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पूरा चैप्टर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसी बुक ले लें। फिलहाल अगर आप जो है एनसीईआरटी लेना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई लिटरेचर पोर्शन की। और क्वेश्चन आंसर्स की आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ विद्याकुल आपको प्रोवाइड कराएगा। एग्जाम तक हम आपके साथ रहने वाले हैं, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। फिर अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है।
अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये 25 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का आता है। तो सर कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ग्रामर के लिए कोई बुक बताइए। बेटा मार्केट में कई सारी बुक हैं, अरिहंत की बुक है, लूसेंट की बुक है ना, एक्सीलेंट की बुक है, राजीव की बुक है। आप कोई भी बुक ले लीजिए जो आपको अच्छे से समझ में आ रही हो। आप जाइए बुक शॉप पे और आप सारी बुक्स को देखिए, आपको जो बुक अच्छी लगे वो आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि बुक बेटा कोई भी अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं होती। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा कंटेंट उसमें चाहिए। बाकी यहां आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, हाँ परेशान नहीं होना। बुक कोई भी आप लेंगे उनमें आपको वही सारी चीजें मिलेंगी लगभग सब। जब सिलेबस वही है तो बुक में आपको कंटेंट भी सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो बुक कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो बुक आप ले सकते हैं, चाहे वो राजीव की हो, चाहे वो विद्या हो। ठीक है जी हाँ, चाहे वो एक्सीलेंट हो, कोई भी बुक जो आपको अच्छी लग रही हो मार्केट में वो आप ले सकते हैं। उसको लेकर के कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही बुक लेंगे तभी बेहतर है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर हम बात करें कि आप पूरे साल कैसे पढ़ाई करें ताकि इंग्लिश में अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए बेटा सबसे पहली बात है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, दूसरी, ये पहली हो गई, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो फिर आप चीजों को भूलने लगते हैं। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, कम से कम आपको 2 से 3 बार तो रिवाइज कर ही लेना है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता, तो भैया प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपकी एक्सरसाइज दी हुई है स्पेशली ग्रामर में। ठीक है, स्पेशली अगर मैं ग्रामर की बात करूं, और इसी के साथ साथ पीवाईक्यूज ये भी इनमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस में ही आएगी, तो ये आपको कर लेना है। अब बात करते हैं कि जो आंसर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो लेटर्स हैं, या फिर जो रीडिंग सेक्शन है, उनको कैसे करें। रीडिंग सेक्शन के लिए भी जो मैंने प्रैक्टिस आपसे बोला, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बेटा अच्छे से, तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि रीडिंग सेक्शन से स्कोर करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब बात फंसेगी बेटा वोकैब में। अगर आपके पास, अगर आप अभी से ही मेहनत कर देते हैं तो आपके पास पूरा साल है, पूरा साल है, तो आपको एक कॉपी बना लेनी चाहिए और चैप्टर वाइज जब आप बुक को पढ़ें, खुद से जब आप पढ़ें, खुद से बुक को रीड करें, तो जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग जो है दिखाई दे, उनको आप बेटा कॉपी पर नोट डाउन करते जाएं, है ना। तो हो सकता है पहले चैप्टर में आपको 80 से 100 शब्द ऐसे मिल जाएं जिनके अर्थ आपको ना पता हो। शायद हो सकता है आपको 20 या 30 ही वर्ड मिले, हो सकता है किसी को 5 ही शब्द मिले, लेकिन जितने भी मिले ईमानदारी से आप उन शब्दों को नोट कर लेंगे, उनके अर्थ आप लिख लेंगे। एक अलग कॉपी बनानी है चैप्टर वाइज। जब आप दूसरे चैप्टर पर जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि पहले चैप्टर में जो कुछ वर्ड्स थे जिनके अर्थ आपको नहीं पता थे, लेकिन आपने चूंकि वर्ड मीनिंग की एक कॉपी बनाई थी, तो वो धीरे धीरे आपको याद हो रहे हैं। अब आप जब दूसरे चैप्टर में जाएंगे ना, तो वो शब्द अपने आप कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द रिपीट होंगे, है ना, रिपीट होंगे, तो वो शब्द अपने आप कम हो गए। इसी प्रकार से आपको पढ़ते जाना है और कॉपी बना लेनी है। इससे जो आपकी वोकैबुलरी जो बहुत खराब है वो भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट चैप्टर में मान लीजिए आपको 80 वर्ड मिले तो एक ही बार में पूरा याद कर लेना है, रट्टा मार लेना, नहीं। आप उनको पढ़ते जाइए, जब भी आपको वक्त मिले, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जैसे आप अपने फोन पर जो है इंस्टाग्राम देख लेते हैं, जैसे आप अपने फोन पर किसी के व्हाट्सएप मैसेज को देख लेते हैं, जैसे आप मैच का स्कोर देख लेते हैं, उसी प्रकार से 2 मिनट, 4 मिनट जब भी आपको वक्त मिले, आप अपनी वर्ड मीनिंग वाली कॉपी को अपने साथ ही रखिए, जहां आप सोते हो। ठीक है, जहां पढ़ते हो, हमेशा अपने पास रखिए। फटाफट से 2 मिनट, 3 मिनट का आपको मौका मिला और आपने वर्ड मीनिंग फटाफट से देखनी शुरू कर दी। ठीक है, बार बार आप देखते जाएंगे तो वो खुद ब खुद
जो है आपको लर्न हो जाएगी, याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो जो आपका अनसीन पैसेज में जो वोकैबुलरी जो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो काफी हद तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करेंगे लिटरेचर सेक्शन की, और जो आपका राइटिंग सेक्शन है, तो राइटिंग सेक्शन में आपको कम से कम लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी। वो आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। बाकी सारी चीजें हैं, इसमें क्या है, ग्रामर में या अनसीन पैसेज में आपने देखा और कॉपी पर सीधे आंसर लिख दिया, ठीक है। ग्रामर में भी वही है, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली। पर लिखना आपको सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा, तो वो है राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन में। क्यों? क्योंकि सेंट्रल आइडिया आपने पढ़ा, अब आप सेंट्रल आइडिया को लिखने का प्रयास करें। जब आप लिखेंगे तभी बेटा वो आपको और अच्छे से आप उसको लिख पाएंगे और अच्छे से वो आपको याद हो पाएगा। और हमेशा कोशिश ये करें कि लिख करके जो है फिर याद करें। जब आप लिख करके याद करते हैं ना, तो वो आपके आंखों को, है ना, और आपके हाथों का क्या हो जाता है, एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। और खासकर जब आप बोल बोल करके लिखते हैं, है ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऐसा विज्ञान का मानना है, ठीक है। जी हाँ, तो ये आपके लिए ये एक ट्रिक हो गई, ठीक है, कि आप इस प्रकार से अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप देखने को पाएंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, तो जब आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है, तो उनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएंगे, उनको भी आपको लिखते रहना है। और ये जो लिखने वाला है, कम से कम डेली एक चीज तो आप लिखें ही लिखें, ठीक है। किसी दिन आप एक जो है आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी दिन आपने एक आर्टिकल लिख दिया, किसी दिन आपने एक लेटर लिख दिया, किसी दिन आपने किसी भी जो है लिटरेचर पोर्शन का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, किसी दिन आपने सेंट्रल आइडिया लिख दिया, है ना। डेली 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, कुछ भी लिखें, बट आप लिखें, ठीक है, डेली। तो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और एक प्रॉपर टाइम टेबल, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं और रात में आप कितने बजे सोते हैं। उन दोनों के बीच में आपका जो खाना खाने का समय है ना, जो आपके एक्सरसाइज करने का समय है, दोस्तों के साथ मिलने का समय है, स्कूल जाने का समय है, पढ़ने का समय है, सारा समय आप क्या करेंगे, पहले दिमाग में रख लेंगे। फिर जो खाली समय आपको लगता है कि इस समय में पढ़ा जा सकता है या मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, तो कम से कम बेटा, है ना, अभी आपके पास मौका है, कम से कम आप प्रैक्टिस डाल लें। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, अगर आपकी आदत ही नहीं है कुछ भी पढ़ने की, तो एटलीस्ट बेटा आप अभी 2 घंटे, है ना, 2 घंटे तो आप जरूर पढ़ें। 2 आवर्स तो आपको पढ़ने ही चाहिए। अब जब 2 घंटे की आदत हो जाएगी बेटा, तो 2 से आप क्या करेंगे, जब आपने 1 महीने 2 घंटे लगातार पढ़ लिए, फिर आपको 3 घंटे करना है, फिर आपको 4 घंटे, और इसी प्रकार से भैया 4 से 5 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप भी यूपी बोर्ड परीक्षा को टॉप करना चाहते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम हो, अगर आप चाहते हैं कि स्टेट में आपका नाम हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो, अगर आप खुद का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।